सो गाइस, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बहुत अच्छी चल रही होगी, आशा करता हूँ। अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो उसके लिए मैं रिवीजन सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इसके साथ रिवीजन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि पहली बार चैनल पर आए हैं। वीडियो को भी लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। शुरू करते हैं आज का रिवीजन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन द कंपनीज बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स इज सोन एज। तो जो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? इन अ कंपनी, एक कंपनी में बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जो आपका दिखाया जाता है, क्या? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो उसको आप कहाँ शो करते हैं और वो सेटल कब होना है? 12 महीने में। तो क्या आप उसको नॉन करंट लाइबिलिटी मानेंगे, करंट लाइबिलिटी मानेंगे, नॉन करंट या करंट एसेट मानेंगे? तो आप उसको मानेंगे करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये एक ही साल के अंदर अंदर देना है, और जो एक साल के अंदर देना होता है वो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। और जो एक साल से ज्यादा, मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 15 साल, 20 साल में देना होता है, वो होती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट सो इन नोट टू अकाउंट्स ऑन द अदर एक्सपेंसेस। कह रहे हैं जो नोट टू अकाउंट होता है उसमें अदर एक्सपेंसेस। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट सो, जो सो नहीं किए जाने, कहाँ पर? नोट टू अकाउंट, और वो भी कहाँ? ऑन अदर एक्सपेंसेस में। तो कोरियर एक्सपेंसेस होगा क्या, या इंटरनेट एक्सपेंस होगा, या रेंट फॉर फैक्ट्री होगा, ये वेजेस होगा? तो ये वेजेस यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि वेजेस आइटम होता है आपका, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रत्यक्ष खर्चे। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये मजदूरी कहाँ दिखाई जाती है? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये जो कह रहे हैं अन्य, कह रहे हैं अदर एक्सपेंसेस में, जो नोट टू अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके बाद बनता है आपका नोट टू अकाउंट, और नोट टू अकाउंट में अदर चीजें दिखाई जाती हैं जिसका क्लियरिटी नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो मजदूरी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस मद की पहचान करें जो वित्तीय लागत पर खातों के नोट में नहीं दिखाई जाती है। मतलब आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम इज नॉट सो इन द नोट टू अकाउंट, जो नोट टू अकाउंट में नहीं आती, वो भी कहाँ? ऑन फिनेंस कॉस्ट पर। तो क्या इंटरेस्ट पेड होगा, इंटरेस्ट पेड टर्म लोन, या बैंक डिपॉजिट होगा, या इंटरेस्ट पेड? देखिए ये होता है बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट किस में आता है आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो इसको आप नोट टू अकाउंट में ना दिखाकर कहाँ दिखाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, ओवरड्राफ्ट आपका ये भी नहीं होता है, ये भी कहाँ दिखाया जाता है आपका? इसने कहा इसमें नहीं दिखाएंगे, तो इंटरेस्ट पेड ऑन द ओवरड्राफ्ट ये भी नहीं होगा। और सही ऑप्शन आपका बी होगा, बैंक डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हु ऑफ द हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल यूजर? मैं कह रहा हु मीन्स पर्सन, हु इज नॉट इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल यूजर कौन सा नहीं है? क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। तो याद रखना, यहाँ पर हमें लगता है कि बिजनेस के अंदर क्रेडिटर भी होता है, शेयर होल्डर भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है। देखिए ये सभी मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉय ये कंफ्यूज करने वाला होता है। आप याद रखना, एम्प्लॉय और कभी कभी पब्लिक भी कह देते हैं इसको। तो ये कभी भी इंटरनल यूजर नहीं होता। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनल यूजर ना होकर ये होता है एक्सटर्नल यूजर। तो ऑप्शन सही होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि इसने पूछा था इंटरनल यूजर नहीं है, तो एम्प्लॉय नहीं है, मैनेजमेंट इंटरनल है, क्रेडिटर्स इंटरनल है, नहीं नहीं क्रेडिटर्स इंटरनल नहीं है, सॉरी सॉरी, क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स इंटरनल नहीं है। वो जो पब्लिक होगा, अगर एम्प्लॉय, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो आप भी दूर कर लें। देखिए अगर एम्प्लॉय कहता है, अगर बात आती है आपके एम्प्लॉय की, किसकी बात आती है? एम्प्लॉय की बात आती है, तो एम्प्लॉय को तो आप कहेंगे कि ये होता है इंटरनल यूजर। ठीक है, और अगर पब्लिक लिख देंगे तो पब्लिक को कहेंगे अब एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। और एम्प्लॉय क्या होता है? इंटरनल यूजर ऑफ
इंफॉर्मेशन। और यहाँ कहा था कि इंटरनल कौन सा नहीं है, तो एम्प्लॉय तो इंटरनल है, मैनेजमेंट भी इंटरनल है, शेयर होल्डर भी इंटरनल है, ये क्रेडिटर जो होते हैं ये आपका इंटरनल नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखना। एम्प्लॉय और पब्लिक में कंफ्यूज मत होना। पब्लिक जो होगी वो होगी आपकी एक्सटर्नल यूजर, एम्प्लॉय होगा ये होगा आपका इंटरनल यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not limitation of financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक बात है, ये तो है। पर्सनल बाइस, ये भी है पक्षपात। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, ये भी है। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये नहीं है। ये इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ये नहीं बताती है। क्या बात हो रही थी यहाँ? लिमिटेशन की, ठीक है। ये ये आपकी लिमिटेशन नहीं है इस काम को। तो आपकी लाइफ वो जो होती है अकाउंटिंग वो करती है, वो बताती है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ। और यहाँ कह रहा था कि लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी ये लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट सो द चेंज इन, तुलनात्मक विवरण जो बनाया जाता है वो परिवर्तन को किस में दर्शाता है? परसेंटेज में, एब्सोल्यूट अमाउंट्स में, या दोनों में, या रेशियो में? तो वो दिखाता है आपका दोनों में, मतलब ए और बी। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट आपका डिफरेंस भी निकालते हैं। कॉम्परेटिव में पहले डिफरेंस देखा जाता है और ये क्या होता है? अमाउंट होता है, और फिर इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो इसमें ये दोनों आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the final statement analysis, the creditor are interested to फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर उसको एनालिसिस करते हैं तो क्रेडिटर क्या देखना चाहते हैं? क्या वो लिक्विडिटी देखना चाहते हैं, प्रॉफिट देखना चाहते हैं, एफिशिएंसी देखना चाहते हैं, या शेयर कैपिटल? वो देखना चाहते हैं लिक्विडिटी। मतलब बिजनेस की लिक्विडिटी क्या है, ये कितनी जल्दी स्टॉक को पैसे में बदल देती है, कितनी जल्दी हमारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन ए के साथ। विच, हाँ, वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब कॉम्परेटिव की नहीं, कॉमन साइज की बात हो रही है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस एज परसेंट। तो परसेंट में बनाया जाता है कॉमन साइज में, लेकिन किसका परसेंट लेते हैं? तो वो लेते हैं, आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं इसकी, आपकी एक एसेट, एक आपकी लाइबिलिटी होती है और एक आपकी एसेट। तो कंपनी की जब बात कंपनी की करें तो ये वर्टिकल होती है, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी होती है और यहाँ आपकी एसेट। दोनों का टोटल बराबर होता है, और इस टोटल को ही कुल संपत्ति ले लो या कुल एसेट ले लो, कोई सी से भी आप कुल एसेट ले लें या कुल लाइबिलिटी ले लें, किसी से भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? टोटल एसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनेमिक। आपको पूछ रहे हैं एनालिसिस जो आप करते हैं, कौन से एनालिसिस को आप डायनेमिक भी कहते हैं? तो डायनेमिक किसका नाम और है? क्या हॉरिजेंटल एनालिसिस का है, वर्टिकल एनालिसिस का है, करंट एनालिसिस का है, या एक्सटर्नल का है? तो सही ऑप्शन होगा हॉरिजेंटल। क्षैतिज विश्लेषण जो होता है उसको आप डायनेमिक के नाम से भी जानते हैं। तो सही ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एनालिसिस इज कंसिडर स्टैटिक। अभी आपने हॉरिजेंटल देखा था, डायनेमिक देखा था, अब देखिए आप स्टैटिक। स्टैटिक किसे कहते हैं? क्योंकि क्वेश्चन तो कोई सा भी पूछा जा सकता। क्या ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या डी होगा? तो सही होगा आपका ऑप्शन बी, वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक या स्थिर स्थिर विश्लेषण भी माना जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिटर और सप्लायर आर इंटरेस्टेड टू नो। जो क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो क्या जानने के इच्छुक होते हैं, क्या जानना चाहते हैं? वो इंटरेस्टेड किस लिए होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होते हैं, या आपका प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द फर्म, रिलेशन इन्वेस्टमेंट ये देखना चाहते हैं, या शॉर्ट टर्म सोलवेंसी लिक्विडिटी देखना चाहते हैं, या आपकी मैं डी बोल रहा हूँ, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब फर्म के संसाधनों का प्रभावी प्रयोग।
तो क्रेडिटर तो बस ये देखना चाहता है कि हमारा पैसा हमें जल्दी मिल जाएगा या नहीं। मतलब सोलवेंसी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, सोलवेंसी मतलब लिक्विडिटी कैसी है। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऑप्शन और क्या है। देखिए डी ऑप्शन ये था इसका, ठीक है। तो सही क्या होगा, क्रेडिटर सप्लायर क्या देखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, सोलवेंसी या लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Comparison of the values of one period with the those of another period for the same firm। ए फर्म क्या करती है, अपने पिछले साल के बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट से कंपेयर करती है, कंपैरिजन करती है। तो इस कंपैरिजन को क्या कहते हैं, इस कंपैरिजन को इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं, या इंट्रा फर्म। ऑप्शन ए है आपका इंट्राफर्म, इंट्राफर्म या इंटरफर्म। और ऑप्शन सी है पैटर्न कंपैरिजन या ट्रेंड कंपैरिजन। तो ये होता आपका इंट्राफर्म। याद रखना, जब एक ही फर्म अपने ही कई साल के अपने ही कई साल के स्टेटमेंट का कंपैरिजन करती है आपस में, तो उसको कहते हैं इंट्रा फर्म। ठीक है, जैसे अगर एक स्कूल की बात करें तो उसमें सभी क्लासों का आपस में मैच करा हुआ, तो उस मैच को कहेंगे इंट्रा मैच हो रहा है। और अगर आप इस एक स्कूल का मैच दूसरे स्कूल से करा रहे हो बाहर वाले से, उसको बोलेंगे इंटर मैच। तो इंट्रा और इंटर कहीं भी यूज हो सकता है लाइफ में, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा आपका ए, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग is not limitation of financial statement analysis। financial स्टेटमेंट एनालिसिस की जो आप वित्तीय विवरण विश्लेषण करते हैं, इसकी कौन सी सीमा नहीं है। इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये तो है। नॉट फॉर फ्री पर्सनल बाइस, ये भी है कि पर्सनल बाइस तो होगा यहाँ पर। या इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ये इंट्रा फर्म तो ये कंपैरिजन का टाइप हो गया, लिमिटेशन नहीं होता। और प्राइस लेवल चेंज ये होता है, तो सी ही होगा आपका। इसने कहा था कौन सा लिमिटेशन नहीं है, तो सही आंसर होगा आपका सी, ये लिमिटेशन नहीं होती है। ये क्या होती है आपकी, ये तो टाइप है। किसका, एनालिसिस का टाइप है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, बस आपको ये याद रखने, भूलना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। आई आई होप आप इसको तो जरूर आंसर दे देंगे। देखते हैं क्या पूछा है। कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज वन फ्रॉम विच दोज ऑफ द अनदर फर्म। ये फॉर्म नहीं है, फर्म होगा, FIRM, फर्म, FIRM, फर्म, फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री इज। यदि आप कह रहे हैं कि जब एक फर्म के वास्तविक मूल्यों की दूसरी फर्म के साथ तुलना की जाती है, अब यहाँ ए और बी दो फर्म है, ये आपस में तुलना कर रहे हैं, तो आप इसको इंटर कहेंगे, इंट्रा कहेंगे। अभी तो आपको बताया था भाई, पैटर्न वैटर्न तो मैंने नहीं बताया ना, स्टैंडर्ड बताया मैंने, इन दोनों में बताया था, इंट्रा हो गया इंटर। तो दो फर्म की कंपेयर हो रही है, एक दूसरे से तुलना हो रही है, तो इसको कहते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। ठीक है, इंट्रा फर्म क्या होगा, जब एक ही फर्म अपने कई साल के परफॉर्मेंस से आपस में कंपेयर करे या तुलना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। जब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, तो ईच आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ। किसकी परसेंटेज, बात हो रही है कॉमन की। और वो भी कॉमन क्या है, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट है, और इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इसमें देखिए, आपकी जब बैलेंस शीट थी, तो वहां तो एसेट का टोटल लिया और लाइबिलिटी का टोटल लिया। और यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात आती है, तो यहाँ दो होते हैं इनकम साइड में, एक होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक होती है अदर इनकम। तो आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही परसेंटेज निकालनी होती है, ये आपको याद रखना है। ये नहीं देखना कि टोटल इनकम से कर दो, क्योंकि एसेट में तो टोटल इनकम से परसेंटेज निकालते हैं, एसेट मतलब बैलेंस शीट में। लेकिन अब बात हो रही है P&L अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, लाभ हानि की, और इसका नाम इनकम स्टेटमेंट की भी। तो इनकम स्टेटमेंट को याद रखना है आपको कि इसका अगर आपको परसेंटेज निकालना है कॉमन साइज तैयार करते हुए, तो वो होगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिससे आप सबका सभी आइटम का
परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ए। सो वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, अब क्या तैयार कर रहे हैं आप? कॉमन साइज बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट तो आपको गिवन होती है, तो आप कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं, मतलब 2 साल की तुलना कर रहे हैं आपस में कि परफॉर्मेंस कैसी रही, एसेट बढ़ी या कम हुई, लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई। तो कॉमन साइज वाली बैलेंस शीट बना बना रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि ईच बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। क्वेश्चन रिपीट है, आपको खुद ही बताना है आंसर क्या होगा। बताइए, जब आप करते हैं बैलेंस शीट की तुलना कर रहे हैं और वो भी किस में? कॉमन साइज में, तो क्या होता है? टोटल से जो भी टोटल होता है उससे हम परसेंटेज निकालते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच टूल ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, अब आप कहेंगे टूल क्या है? ये टूल क्या होते हैं? जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट था, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग रेशोज है, ये सभी टूल होते हैं एनालिसिस करने के, विश्लेषण करने के। तो विच टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस 100% इज टेकन एज बेस एंड अदर रिलेटेड अमाउंट आर एक्सप्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ बेस, तो ऐसा कौन से में होता है? देखिए, क्वेश्चन वही है पिछला, लेकिन आपको आपके कान इधर से ना पकड़कर इधर से पकड़ लिया, आपसे आपसे पहले क्वेश्चन दिया, आंसर दे दिया, अब आंसर ही दे दिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बताइए 100% किस में लेते हैं आप? कॉम्परेटिव में लेते हैं, कॉमन साइज में, रेशो एनालिसिस में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये सभी क्या हैं आपकी? ये सभी एनालिसिस के टूल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी आपके एनालिसिस के टूल होते हैं। एक फंड फ्लो भी होता है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, नहीं कॉमन साइज। कॉमन साइज में 100 लेते हैं आपका जो भी टोटल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्निक, टेक्निक मतलब टूल की बात ही टेक्निक भी कह देते हैं टूल को। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए आप इसको देख लें, मैं आपको रीड कर रहा हूँ, आप इसको लिसन करें ध्यान से। Which technique of the financial analysis so as a comparative study of the item or component of the financial statement for 2 or more year, 2 या 2 से ज्यादा साल की जो कंपेयर की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं? क्या कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं, रेशो एनालिसिस कहते हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, या आपका ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। आप इसमें 3 साल 4 साल की भी कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, लेकिन आपको 12th के स्टैंडर्ड तक, क्लास 12 तक, लेकिन आपको केवल 2 का ही सिखाया जाता है, पर इसको आप कितना कर सकते हैं? कई सालों का भी कंपेयर आपस में कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is tool of financial analysis, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विश्लेषण का उपकरण है? मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस का कौन सा टूल है? कौन सा फालतू का नाम है जो टूल में नहीं था? जो मैंने अभी आपको बताया, कॉम्परेटिव बताया था मैंने, कॉमन साइज भी बताया था, कैश फ्लो भी बताया था, रेशो भी बताया था जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन ये 3 तो होते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, मतलब ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया लिमिटेड हैज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है 20%, और मेंटेन दिस रेशो एट 25%। आपको करना है 25%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए आपको क्या करना होगा? आप इंक्रीज कर देंगे से प्राइस ऑफ स्टॉक इन द ट्रेड, या रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आप इंक्रीज कर देंगे सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। भाई आपको ये याद रखना है बस कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को इंक्रीज करना है, और वो कब इंक्रीज होता है? आप देखिए, अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दीजिए तो आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। आप अपना रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस कर दीजिए तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप इंक्रीज कर दीजिए सेलिंग प्राइस ट्रेड का तो भी बढ़ जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन होंगे करेक्ट, क्योंकि आप किसी से भी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बढ़ा सकते हैं। कॉस्ट कम कर दो या अपनी सेल का रेट फालतू को ले लो, तो उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
ज़्यादा लंबा आपका नहीं कराना रिवीजन, कल फिर कराएँगे। बस ये है कि आप टच में रहें उन क्वेश्चन के जो हमने आपको कराए हैं। इसी उम्मीद के साथ हम इन वीडियो को आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपका सपना इस बार ज़रूर साकार हो सके और जो TR4 की हम तैयारी कराएँगे, उसमें आप शामिल ना होकर उसमें आपके मित्र शामिल हों, उसमें आपके रिलेटिव शामिल हों, बट आप उसमें शामिल ना हों। आप तो इस TR 3.0 में ही अपना सिलेक्शन पक्का करा ले। आपकी सीट आपको बस ये सोचकर तैयारी करनी है कि हमें तो एक सीट चाहिए और एक सीट हमें मिलनी है। बस उसे सोचकर ही आप तैयारी कीजिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।